हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज शुरू की थी, कलाम सीरीज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, जिसमें हमने पहले साइंस पोर्शन स्टार्ट किया है और इसके ऑलरेडी 16th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे 17th चैप्टर। और इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एमयू के किसी और एंट्रेंस की तैयारी इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो आप चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है इसका नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। यानी इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। द पहेली बूझो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। जैसे ही गर्मियों की छुट्टी होती हैं तो पहेली बूझो कहाँ जाती हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो उनके दादा दादा थे उनके घर पर जाती हैं। एंड आफ्टर डिनर दे वेंट टू द रूफ ऑफ द हाउस। और डिनर के बाद वो घर की छत पर जाती हैं। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। और ये जो रात थी वो बिल्कुल साफ थी, यानी कोई बादल वगैरह नहीं हो रहे थे। एंड दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई एंड दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। अब क्योंकि ये गांव में गए थे तो यहाँ पर इनको एकदम क्लियर माहौल देखने को मिल रहा था आसमान में, क्योंकि बादल भी आज के दिन पर नहीं थे और ऐसा माहौल इन्होंने पहले नहीं देखा था। पहेली wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities। अब यहाँ पर ये काफ़ी चौंक भी गई थी देख करके, जैसा कि वो शहर में देखती थी उसके मुकाबले गांव में जो आसमान था वो काफ़ी साफ और खुला नज़र आ रहा था उनको। एंड हर ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज़ इज़ रेयरली क्लियर। यानी कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बहुत सारी स्मोक डस्ट वगैरह एटमॉस्फेयर में होने की वजह से तो जो स्काई है वो साफ़ कभी भी नहीं देखने को मिलता है। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज। और इसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें जो रात के खुले आसमान में देखी और उसके बिहाफ पर जो स्टोरीज़ वो लोग पहले से सुनाते आ रहे थे वही स्टोरीज़ उन्होंने सुनाई जो उनसे जुड़ी हुई थी। एंड नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देर आर नो ब्राइट लाइट एंड द एटमोसफियर इज़ क्लियर। कह रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें एटमॉस्फेयर में वो देख रहे थे आसमान में, तो वो ऐसे खुले आसमान में काफ़ी अच्छा रहता है देखना, जहाँ पर मतलब क्लियर एटमॉस्फेयर हो, जैसा कि वो विलेज में देख पा रहे थे। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। ये कहें कि आसमान की तरफ देखो बिल्कुल साफ रात में, एंड यू कैन सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद द काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। ये कहें कि जब एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं तो अनकाउंटेबल ब्राइट स्पॉट्स हमको देखने को मिलते हैं। मतलब जो स्टार्स हैं जो कुछ चमक रहे हैं बहुत तेज़ी से, वो कुछ डिम लाइट के साथ चमक रहे हैं, तो बहुत सारे होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। डू ऑल ऑफ देम अपियर टू ट्विंकल। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या सभी के सभी जो भी स्टार्स हैं वो सभी हमें जो ट्विंकल करते हुए नज़र आ रहे हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। ये कह रहे हैं क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ आसमान में दिख रही है जो ट्विंकल नहीं कर रही है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। तो ऐसी चीज़ें एटमॉस्फेयर में जो ट्विंकल नहीं करती हैं वो क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। और स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। एंड द मून इन इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और रात के आसमान में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ क्या होती है? वो होता है मून। एंड द स्टार्स, द प्लैनेट्स, मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो आसमान में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो चमकने वाली हों ना चमकने वाली हों, वट एवर दे आर, चाहे वो चांद हो, तारा हो, सूरज हो, जो भी हो, सब कुछ हो, चाहे वो प्लैनेट हो, वो सब क्या कहलाती है? सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इनको कहा जाता है जो भी ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में, चाहे वो मून हो, सन हो, स्टार हो, प्लैनेट हो, चाहे वो चमक रहा हो या ना चमक रहा हो, उसे क्या कहा जाएगा? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड द एसोसिएटेड फेनोमेनन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब इसके बाद जो भी मतलब एटमॉस्फेयर में हमें आसमान में स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं तो हमने क्या कहा? उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहा। अब जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से जुड़ी स्टडी है, यानी उनके जो पढ़ाई की जाती है उनसे जुड़ी,
जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है उसे। इन एंशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म्ड मेथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्काई, मतलब पुराने ज़माने से ही जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या किया है, मतलब बहुत सारे मेथड्स उन्होंने ऐसे ज्ञात कर लिए थे जिसके थ्रू वो आसमान की देख कर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू स्टडी करते थे। एंड देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। और ऐसा नहीं है कि हम अब के ज़माने में उनको देखें कि उन्होंने कुछ एडवांस काम नहीं किया, उन्होंने अपने ज़माने के मुकाबले काफ़ी एडवांस काम कर चुके थे, क्योंकि उस टाइम पर जो भी टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, उसके मुकाबले उन्होंने काफ़ी एडवांस थे वो अपने टाइम के हिसाब से। एंड द पैसेज ऑफ द सन, स्टार, मून, द प्लैनेट इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एलमेनेसिस। और इसी की बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, अपने ज़माने में उन्होंने मतलब जो सन और स्टार मूव कर रहे थे उसकी बेसिस पे उन्होंने कैलेंडर बना दिए थे। एंड दीज वर ऑफ्टन यूज्ड बाय द पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। अब इससे क्या फ़ायदा होता था, इन्होंने पुराने ज़माने में ये सब इसलिए किया था, कैलेंडर इसलिए बनाए थे ताकि जो किसान थे, जो भी फार्मर लोग थे, क्योंकि मेन तो सब कुछ क्या था, पहले फार्मिंग थी। पहले ऐसा तो नहीं था कि कोई कंपनी में जाके काम कर रहा है, तो सब कुछ क्या था, सब फार्मर ही थे। तो उनको किस टाइम पर फसल की बुवाई करनी है, किस टाइम उसको काटना है, या फिर अनुमान लगाना है कब बारिश होने वाली है, तो इन सब का क्या किस चीज़ से अनुमान लगाते थे वो, इन्हीं कैलेंडर्स के थ्रू, और जो भी ऑब्जर्वेशन वो आसमान में करते थे उसी की बेस पर करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई पुराना आदमी है तो वो आसमान में देख के बता देता था कि हाँ अब अगले 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद बारिश पड़ने वाली है, या हवा आने वाली है, या आंधी, मतलब इस तरह से उनका जो माइंड सेट था वो इस तरह से डेवलप हो गया था कि उनको पता चल जाता था, मतलब माहौल देखकर, अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके कि अभी टाइम क्या हो रहा होगा। जैसे बहुत बार दोपहर के टाइम में वो किसी पेड़ के नीचे बैठे, तो उसकी जो शेडो होता है प्लांट का, जिसे परछाई कहते हैं, उसको देखकर वो टाइम बता देते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो ये सब मतलब जैसे जैसे एडवांस माइंड आया तो अब तो आदमी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ समझने की। तो पहले जब घड़ी वगैरह नहीं थी तो सब इसी तरह से याद किया करते थे। अब जो पहला टॉपिक आता है चैप्टर का वो है मून। अब मून के बारे में स्टडी करेंगे हम। अब यहाँ पर इन्होंने फेसेस ऑफ मून को जो बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने पिक्चर भी दिखाई है कि किस तरह से अलग अलग फेस हैं। तो अलग अलग टाइम पे, जैसे हम महीने में अलग अलग टाइम पर देखें तो जो शेप है मून का वो अलग अलग दिखने को मिलेगा, कभी बिल्कुल गोल, कभी सिकल टाइप, मतलब अलग अलग उसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि जो उसका मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो राउंड रहेगा या फिर परफेक्ट किसी एक सिकल शेप में भी नहीं रहने वाला है। एंड द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। अब ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछ ली जाती है ऐसे ही कि फुल मून डे किसे कहा जाता है। फुल मून डे किसे कहा जाता है ये आपको याद रखना है। किसे कहा जाता है कि जब मून पूरा डिस्क की तरह अपीयर हो, मून जब पूरा डिस्क की तरह अपीयर हो तब उसे क्या कहते हैं, फुल मून डे। एंड द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून appears to be become thinner and thinner। और ये दिन, जिस दिन पूरा का पूरा चांद कंप्लीट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, फुल मून डे। और उसके बाद दिन डे बाय डे क्या होता है, जो साइज है मून का वो डिक्रीज होता रहता है, यानी साइज मून का कम होता रहता है, यानी छोटा होता रहता है। एंड ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। और 15वें दिन, जिस दिन फुल मून डे हुआ है उसके 15वें दिन चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, यानी दिखता ही नहीं है। एंड दिस इज नोन एज न्यू मून डे। और इसी को क्या कहा जाता है, न्यू मून डे कहा जाता है। ये भी याद रखना है, न्यू मून डे किसे कहा जाता है, जब चांद बिल्कुल दिखना बंद हो जाए तो उसे कहा जाता है न्यू मून डे, न्यू मून डे। एंड द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। उसके बाद डे बाई डे क्या होता है, जो मून का साइज है वो बढ़ता रहता है, आसमान में हमें दिखाई देता रहता है। दिस इज नोन एज द क्रेसेंट मून। और ये जब, यानी नो मून डे के बाद जो नेक्स्ट डे एक छोटा सा पार्ट मून का दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, क्रेसेंट मून कहा जाता है। एंड देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। और उसके हर दिन क्या होता है, चांद बढ़ता रहता है अपने साइज में। एंड द 15th डे वंस अगेन इट गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। और 15वें दिन, यानी पहले क्या था, फुल मून डे जब कंप्लीट दिख रहा था, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगा, फिर 15वें दिन क्या होगा, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, जिसे हमने क्या कहा, न्यू मून डे कहा। फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू होगा और 15वें दिन फिर कंप्लीट हो जाएगा, जिसे फिर से फुल मून डे कहा जाएगा। एंड द वेरियस शेप्स of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon।
और मून के जो अलग अलग शेप हमें देखने को मिल रहे हैं एक महीने के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, फेसेस ऑफ द मून कहा जाता है। एंड द फेसेस ऑफ द मून प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ, और हमारी सोशल लाइफ में भी ये जो मून के अलग अलग फेस हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून, और लगभग जितने भी फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, वो मोस्टली किस बेसिस पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो मून का फेस होता है, मून के अलग अलग फेसेस होते हैं, उन फेसेस की बेस पर हम क्या करते हैं, फेस्टिवल्स को मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। अब यही पूछ सकते हैं कि दिवाली कब सेलिब्रेट की जाती है, तो ये न्यू मून डे पर सेलिब्रेट की जाती है। एंड बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। और अगर बुद्ध पूर्णिमा या फिर गुरु नानक बर्थडे की बात की जाए तो ये भी कब सेलिब्रेट की जाती है, फुल मून डे पर। एंड महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ द वार्निंग मून, यानी जो वार्निंग मून होता है उसके 13th रात में महाशिवरात्रि। एंड ईद उल फित्र इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रेसेंट मून, यानी जब क्रेसेंट मून, यानी जो डूबने के बाद जब पहला दिन निकलता है, मतलब पूरा गायब होने के बाद जब पहली बार आता है, तो उसे कहा जाता है क्रेसेंट मून। और क्रेसेंट मून के बाद ही हम कहते हैं क्या, ईद उल फित्र को मनाते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days इन मैनी सीरियल कैलेंडर, दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो उसका साइज है, यानी जो टाइम पीरियड है, एक फुल मून डे से दूसरे फुल मून डे तक जो टाइम लगता है वो लगभग 29 दिन से थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसी टाइम पीरियड को कहीं कहीं पर कुछ कैलेंडर्स में क्या कहा जाता है, महीना कहा जाता है, मंथ कहा जाता है। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि जो मून का शेप है वो हर दिन चेंज क्यों हो रहा है। अब वो तो वैसे तो हम जानते हैं कि वो भी अर्थ की तरह एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऐसे थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट का शेप अपने आप चेंज हो जाएगा जो हमें चेंज होता हुआ दिखता है। तो ऐसा नहीं है, जो उसका हमें शेप चेंज होता हुआ दिखता है वो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में उसका शेप चेंज हो रहा है। शेप उसका चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जो शेडो है उसका शेप चेंज हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि वजह क्या होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेसेस ऑफ द मून ऑकर। अब देखेंगे हम कि जो मून के अलग अलग फेसेस हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्यों हमें देखने को मिल रहे हैं। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। लेकिन जैसे कि 16 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, क्या चांद के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, यानी ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जबकि सन के पास क्या है, और स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है जिसे वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जो हमें चांद चमकता हुआ दिखता है इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वेयर एज द सन एंड द अदर स्टार्स डू, वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। इसे हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो सन से लाइट इस पर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आ जाती है। एंड वी therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected toward us। और हम मून के सिर्फ उस पार्ट को देख पाते हैं जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इसको अभी हम डायग्राम से देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये सन है, सन से लाइट आई, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, ये है मून। ठीक, तो सन से सीधे लाइट आई, जहाँ जहाँ अर्थ पर पड़ी वहाँ पर क्या हो गया, दिन हो गया। और जहाँ पर लाइट नहीं पहुँची वहाँ क्या हो गई, रात हो गई। यानी एक ही टाइम पर अर्थ के किसी एक पार्ट में क्या होगा, दिन होगा, और दूसरे पार्ट में कहीं ना कहीं रात होगी। यानी जहाँ तक लाइट पहुँच रही है वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पर क्या होगी, रात होगी। वही जो यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दिन है, और यहाँ पर रात है। अब यहाँ कुछ क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चांद। ठीक, तो जैसे ही चांद मान लीजिए यहाँ पर है अभी, तो सनलाइट यहाँ पर पहुँचेगी, इस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आएगी, जाएगी, वापस आएगी, जाएगी, वापस आएगी। तो जितना पार्ट मून का लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है सिर्फ वही पार्ट हमें देखने को मिलेगा, बाकी पार्ट नहीं दिखेगा। अब एक केस ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए क्या चांद यहाँ पर आ गया है मूव करते करते, अब क्योंकि ये चारों तरफ मूव कर रहा होगा कुछ इस तरह से, अर्थ के चारों ओर चांद मूव कर रहा है, हम जानते ही हैं, और सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रही है। तो ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या है, मून मूव कर रहा है, चांद मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये पीछे आएगा यहाँ पर मून, तो यहाँ पर लाइट इस पर पहुँचेगी नहीं, जितनी भी लाइट आ रही है वो यहाँ पर आकर टकरा कर रुक जाएगी। पीछे इस पर कोई लाइट ही नहीं पहुँच रही है,
तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस लाइट आएगी नहीं, और जब लाइट वापस नहीं आएगी तो हमें दिखेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या है, इस टाइम न्यू मून डे हो रहा है, न्यू मून डे, यानी इस टाइम हमें चांद देखने को ही नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पहुंच ही नहीं रही है। पहुंच क्यों नहीं रही है? क्योंकि सामने अर्थ आ गई है। अब दूसरा केस देख सकते हैं कि मान लीजिए अभी अर्थ मूव करते करते हमारे से बिल्कुल फ्रंट आ गई है सामने, तो अभी पूरा का पूरा जो है ये हमें कंप्लीट मून दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि पूरा एक सर्कल शेप में हमको दिखाई देगा, क्योंकि सारे के सारे पार्ट से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं आ रही होगी। ठीक, अभी यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई है कि किस तरह से जो शेप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फेसेस वाइज इन्होंने दिखाया है, जैसे यहाँ पर दिखेगा। अब क्योंकि टोटल लाइट इस पर आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी पीछे, अर्थ की तरफ आ ही नहीं पाएगी, और जब अर्थ की तरफ लाइट नहीं आएगी तो हमें क्या दिखाई देगा, ये बिल्कुल खाली दिखाई देगा, यानी हम कहेंगे न्यू मून डे। और जबकि पीछे की तरफ देखें तो जितनी भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आ रही होगी। अब यहाँ पर जब पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आ रही है तो हम कहेंगे फुल मून डे। यहाँ पर कुछ आधा पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होगा तो आधा दिखाई देगा, यहाँ पर सिकल शेप में दिखाई देगा। तो इस तरह से जो फेसेस हैं वो हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है, रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। ये कहना है, ये आपको याद रखना चाहिए कि जैसे ही सन है, ये सन है, सन के चारों ओर क्या है, अर्थ मूव कर रही है इस गोले में मान लीजिए, और अर्थ के चारों ओर क्या है, मून मूव कर रहा है। तो अर्थ के चारों ओर मून मूव कर रहा है, और मून और अर्थ दोनों सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून? स्केच these position in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth decreases in size every day. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये भी यहाँ से पूछ सकते हैं, आपको ये याद रखना है कि जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है मून का, जो हमें विजिबल है अर्थ से, वो हर दिन बढ़ता जाता है। कब? न्यू मून डे के बाद। न्यू मून डे के बाद बढ़ेगा, और जब फुल मून डे है तो उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही फुल मून डे होता है, फुल मून डे के बाद डिक्रीज करेगा। आई हैव हियर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू? ये कह रहे हैं कि मैंने कभी सुना है कि जो चांद की बैक साइड हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। क्या ये सच बात है? इसे भी अभी हम आगे देखने वाले हैं। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए ये था सन, मैं एकदम साफ साफ बनाता हूँ, ये था क्या, सन। ये इसके बाहर एक एक्सिस है, ठीक। यहाँ पर क्या है, अर्थ इसके चारों ओर मूव कर रही है, और अर्थ के चारों ओर क्या है, मून मूव कर रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं उसकी भी एक्सिस बना देता हूँ। ये देखिए, ये है सन, सन के चारों ओर एक एक्सिस है ये वाली, इस एक्सिस में क्या हो रहा है, अर्थ और मून मूव कर रहे हैं। ये क्या है, ये है अर्थ, ये क्या है, ये है मून। तो अर्थ के चारों ओर एक एक्सिस में कौन मूव कर रहा है, मून, और मून और अर्थ एक साथ मूव कर रहे हैं किसके, सन के चारों ओर। तो यहां पर यही कह रहे हैं। और इसमें हाँ ये और याद रखना है कि जैसे ही ये मून इसके अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अब जैसे ही मून अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है अर्थ के चारों ओर, तो हम कहते हैं एक दिन हो गया है, वन डे। तो एक दिन कब होता है, जैसे ही मून अर्थ के चारों ओर का एक कंप्लीट चक्कर लगा देता है तो हम कहते हैं एक दिन हो गया है। और जैसे ही अर्थ अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है,
यहाँ पर मैं एक दोबारा बताता हूँ क्या। जैसे ही ये मून अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, तो जब मून अपना एक कंप्लीट रोटेशन कर देगा अर्थ के चारों ओर, तब कितना हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा। और जब मून खुद अपनी एक्सिस पर भी मूव कर रहा है, तो जब मून अपना कंप्लीट एक रोटेशन कर देगा खुद की एक्सिस पर, तब हम क्या कहते हैं कि एक दिन हो गया है, 1 डे। तो जब मून, अब ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मून अपनी खुद की एक्सिस पर भी मूव कर रहा है, अर्थ के चारों ओर भी मूव कर रहा है, और फिर अर्थ के साथ साथ सन के चारों ओर भी मूव कर रहा है। तो पहले जब ये खुद की एक्सिस पर कंप्लीट एक चक्कर लगा देता है तो हम कहते हैं एक दिन हो गया, यानी 24 घंटे। और जब अर्थ के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर देता है तो हम कहते हैं कि 1 महीना हो गया है। और जब अर्थ सन के चारों ओर का एक कंप्लीट रोटेशन लगा देती है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर 1 साल हो गया है। दोबारा सुने, जब मून अपनी एक्सिस पर अपना एक कंप्लीट रोटेशन कर देती है तो हम कहते हैं 1 दिन हो गया है। जब मून अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगा देती है हम कहते हैं 1 महीना हो गया है। और जब अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर लगा देती है तो हम कहते हैं 1 साल हो गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मून सरफेस, यानी जो मून का सरफेस है वो किस तरह का है। द मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द पोइट एंड द स्टोरी टेलर्स, बट when astronaut landed on the moon they found that the moon surface is dusty and the barren and there are many craters of different size। यानी हम पहले से सुनते आए हैं, जितने भी पोइट वगैरह होते हैं तो उन्होंने क्या हुआ किया है अपनी कविताओं वगैरह में जो मून का जिक्र किया है, किस तरह एक मतलब बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट किया है। जो कोई शायर यूज़ करता है तो मतलब बहुत जगह इसका मतलब अपने जो उसका मेन शायराना अंदाज जो दिखाने की कोशिश करता है तो मून को रिप्लेस कर देता है इससे। लेकिन एक्चुअल में जब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर पहुँचे तो इसके सरफेस को इन्होंने जब देखा तो यहाँ पर काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को देखने को मिली और बहुत ज़्यादा डस्ट भी यहाँ पर देखने को मिली। जैसे कि हमको दूर से देखने में लगता है वो काफ़ी साफ़ सुथरा, इसी वजह से जो पोइट्स वगैरह होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसी लैंड नहीं है। इट हैज़ ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन, और इसके पास जो है वो काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे और पहाड़ वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ, और कुछ इतने बड़े भी हो सकते हैं कि जितना बड़ा सबसे बड़ा पहाड़ जो अर्थ पर है जैसे हिमालयन माउंटेन, तो इस तरह के माउंटेन भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ये आपको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्थ के पास मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर इसका खुद का नहीं है, इसके पास वाटर नहीं है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे बाकी प्लेनेट पर हम देख रहे हैं अर्थ पर के लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई पूछे कि मून पर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही है, तो मेन रीज़न है इसका कि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी गैसेज नहीं है। हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं क्यों, क्योंकि गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वहाँ पर क्या है, जब गैस ही नहीं है, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ के लिए वो वाटर भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्या मून पर हम साउंड सुन सकते हैं, तो नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं क्या कि साउंड सिर्फ और सिर्फ मीडियम में ही ट्रैवल करती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। अब वहाँ पर जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में लाइट ट्रैवल नहीं करेगी, यानी साउंड सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर यही ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर डिड यू नो से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम के हिसाब से द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही वाज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। अब एक साइंटिस्ट थे यानी एस्ट्रोनॉट थे जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अपने 2 साथी एडविन और एल्ड्रिन के साथ 21 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर लैंड किए थे। ये आपको याद रखना है। अब आती है स्टार्स की बारी। मून यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो स्टार्स जैसे हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं स्काई में बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमको देखने को मिलते हैं। What other object do you see in the night sky? There is a large number of the stars in the sky. Observe carefully on the dark night and from a place away from a big city. All the stars equally bright. ये कह रहे हैं कि जब आप कहीं अपने शहर से बाहर दूर जाकर एक साफ मैदान में जाते हैं और वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो सभी बराबर ब्राइट हमको देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ कम ब्राइट होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब कुछ अलग तरह से ब्राइट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ब्राइट कर रहे हैं, कुछ बहुत छोटे दिखाई देते हैं, कुछ काफ़ी बड़े भी दिखाई देते हैं, कुछ मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। Which appears bigger, a football placed near you, a football placed at a distance of 100 meters, the stars are million of times farther away than the sun, therefore the stars appear to be
पॉइंट लाइक। अब यहाँ पर एक जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि जो स्टार्स होते हैं ना, इनका साइज अगर आप सन से कंपेयर करें, हमें सन क्या बहुत बड़ा दिखाई देता है, चांद क्या है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लगभग एक फुटबॉल के बराबर यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन इनके मुकाबले कई हज़ार गुना साइज चांद का तारों का होता है, स्टार्स का। उनकी खुद की भी लाइट होती है और हीट भी, लाइट भी सन के मुकाबले, जो हमें देखते हैं दिन पूरा निकल जाता है जैसे ही सन राइज होता है, तो उसके मुकाबले कई गुना लाइट भी होती है, कई गुना बड़ा भी होता है, हज़ारों गुना यहाँ तक कि बड़ा भी हो सकते हैं बहुत सारे स्टार्स, लेकिन फिर भी हमें पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। इसकी वजह है सबसे बड़ी, वो है डिस्टेंस, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं हमसे कि हमें ये बिल्कुल पॉइंट लाइक दिखाई देते हैं। तो ये इसका जो मेन फैक्टर है वो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वजह से ये हमें पॉइंट लाइक दिखाई देते हैं। सन इज, अब सन की डिस्टेंस वगैरह बता रहे हैं ये, और इसकी एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पूछी जाती है वो है लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, अभी हम देखेंगे, डिस्टेंस को नापने की यूनिट है। द सन इज नियरली अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सन की हमसे, यानी अर्थ से। एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमसे जो नेक्स्ट सबसे पास वाला स्टार है उसका क्या नाम है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको हल्के में ना लें। तो सन के बाद जो सबसे पास वाला तारा आता है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और लगभग इसकी दूरी देखी जाए तो वह है लगभग, आप इसको काउंट ही कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा नंबर हो रहा है, इसको काउंट करने में भी प्रॉब्लम पड़ रही है। तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब जो सन के बाद जो नेक्स्ट सबसे पास वाला तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी डिस्टेंस इतनी है। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली, सम स्टार्स आर इवन फार्दर अवे। ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारे तारे होते हैं वो सब इससे दूर ही होते हैं, क्योंकि ये सबसे पास वाला तारा जब इतनी दूर है तो बाकी तो इससे दूर ही होने वाले हैं, तो इसी वजह से इन सब इतनी ज़्यादा जो लंबी दूरी है उन सबको एक अलग यूनिट में नापा जाता है। सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर। अब इन सब यूनिट को नापने के लिए एक अलग यूनिट बना दी है जिसको कहा जाता है लाइट ईयर, एंड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। अब कोई कह रहा है कि कोई एक चीज़ यहाँ से 1 लाइट ईयर दूर है, तो उसका मतलब है कि जो लाइट आप जलाते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर चल जाती है। तो लाइट को अगर आप यहाँ से खोल दें और 1 साल तक जितनी डिस्टेंस वो लाइट ट्रेवल करेगी, 1 साल के अंदर अंदर वो लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को कहा जाएगा क्या, 1 लाइट ईयर। तो लगता तो क्या है कि टाइम की यूनिट है, तो आपको ये याद रखना है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, यानी 1 साल के अंदर अंदर लाइट को जब खोला जाए तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे कहा जाता है लाइट ईयर। तो इन सब जो बड़ी डिस्टेंसेज हैं इन सबको नापा जाता है लाइट ईयर में। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज दिस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर में भी पूछ लेता कभी, 3 × 10⁵ किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes, और अगर लाइट मिनट्स में देखा जाए तो जो सन और अर्थ के बीच की दूरी है वो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड है, एग्जैक्टली 8 मिनट्स 18 सेकेंड्स है, एग्जैक्ट अगर देखी जाए तो सेकेंड, यानी 8 मिनट 18 सेकेंड के बाद लाइट जो सन से रिलीज कर दी जाती है वो अर्थ पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर, और अल्फा सेंचुरी की अगर बात की जाए तो वो यहाँ से लगभग 4.3 लाइट ईयर दूर है। इफ लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक्स ईयर्स टू रीच अस, आई वंडर इफ वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट व्हेन वी लुक एट द स्टार। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो तारे हैं, सूरज है, जो भी चीज़ है, इन सबसे लाइट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ख़ासकर स्टार से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि कई कई साल लाइट को आने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब जो हम प्रेजेंटली किसी तारे को देख रहे हैं तो वो लाइट तो वहाँ से कई साल पहले रिलीज़ की गई होगी, हम उसको देख रहे हैं। तो आंसर इज यस, हम पुरानी लाइट को ही देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से लाइट को आने में भी कई सही साल लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली एट द नाइट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तारे हैं हम सिर्फ रात को क्यों देख पाते हैं और दिन में क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो रात को ही चमकते हैं, दिन में भी चमकते हैं, लेकिन दिन में सन की लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा होने की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से हम उनको देख नहीं पाते हैं।
इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग, अब यहाँ पर ये वही बता रहे हैं कि दिन में ही प्रेजेंट होता है लेकिन सनलाइट की वजह से हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और द ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर, ये कह रहे हैं लगभग 2 घंटे या 2 से ज़्यादा घंटे के लिए आप रात में कभी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ ग्रुप्स दिखाई देंगे स्टार्स के आसमान के अंदर, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर पिक्चर्स आपको बनती हुई दिखाई देगी जो स्टार्स बना रहे होंगे। एंड यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो तारे हैं जब आप एक लंबे समय तक उनको ऑब्जर्व करेंगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे, ये याद रखना है। तो किस तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे, ईस्ट टू वेस्ट, यानी स्टार्स जो हैं आपको मूव किस तरह करते हुए दिखाई देंगे, ईस्ट टू वेस्ट। और जब आपको ईस्ट टू वेस्ट दिखाई दे रहे हैं तो उनका खुद का मोशन इसके कैसे होगा, जस्ट अपोजिट। अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी कोई तारा अगर ईस्ट से निकल रहा है रात के समय में तो सुबह में कहाँ पर छुपेगा, वेस्ट की तरफ, क्योंकि इनका मोशन कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये मोशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ये याद रखना है। तो पहली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज इन द मूविंग ट्रेन द नियर बी ट्रीज एंड द बिल्डिंग अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, कह रहे हैं कि जब कोई ट्रेन में, मान लीजिए कोई बस में ट्रेवल कर रहा है तो उसको जो है वो आसपास की चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती हैं, उल्टी डायरेक्शन में। मान लीजिए कोई अगर राइट की तरफ जा रहा है तो उसे लगेगा कि बाकी चीज़ें लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, कोई आगे जा रहा है तो सब चीज़ें उसे पीछे चलती हुई दिखाई देती हैं। इफ़ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हमें चांद का मोशन किस तरह दिखाई दे रहा है। हमने अभी बोला है कि जो स्टार्स हैं, जो स्टार्स का मोशन है वो कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ का जो मोशन है वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, ये भी आपको याद रखना है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर्स to rise in the east and set in the west and the sun rotates, earth rotates from west to east on its axis, ये कह रहे हैं अब मुझे पता चला कि जो हम देखते हैं सुबह में सूरज किस तरफ से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है और छिप किधर रहा है, वेस्ट की तरफ। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है क्योंकि जो अर्थ है वो खुद किस तरफ मूव कर रही है, वो खुद मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और जो चीज़ जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट हमको दिखाई देता है। My grandfather told me that there is one star in the sky which does not move at all. How is it possible? ये कहने हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो बता रहे हैं कि आसमान में एक ऐसा तारा है जो कभी मूव ही नहीं करता है, मतलब अपनी फिक्स पोजीशन पर रहता है, कभी भी उसको देखें आप, रात के समय में, दिन के समय में, एक दिन, 2 दिन, अगले दिन, कभी भी देखें तो उस तारे का नाम है पोल स्टार। ये हमेशा अपनी फिक्स्ड डायरेक्शन पे वहीं रहता है अर्थ के मुकाबले। देयर इज एक्चुअली a star, the pole star, which is situated in the direction of the earth's axis. अब ये अर्थ की एक्सिस के डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो ये मूव ही नहीं करेगा, इट डज नॉट मूव, अपीयर टू मूव। इसकी वजह क्या है, मान लीजिए ये एक्सिस है अर्थ की और अर्थ कुछ इस तरह मूव कर रही है इसके चारों ओर, इस एक्सिस के। अब अर्थ इस तरह चारों ओर मूव करती रहेगी लेकिन ये पोजीशन जो है पोल स्टार की ये तो यहीं रहेगी क्योंकि अर्थ अपने चारों ओर घूम रही है। इस, मान लीजिए ये डंडा है, इसके चारों ओर कोई रिंग घूम रही है, इस तरह से अर्थ मूव कर रही है, तो ये जो पोजीशन है इसकी एक्सिस वाली ये तो फिक्स रहने वाली है। तो जो इधर वाली डायरेक्शन है थोड़ी देर मूव करने के बाद इधर आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ वाली थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगी, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये तो फिक्स ही रहने वाली है। तो इस वजह से, क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है पोल स्टार, इस वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, पोजीशन चेंज नहीं होती है, इसलिए हमको वैसा का वैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, टॉपिक है वो है कॉन्स्टलेशंस। अब जैसे अभी पहले कहा था कि जब हम कुछ एक लंबे समय तक स्काई के अंदर देखते हैं तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टार एक रिकग्नाइजेबल शेप हमको बनाते हुए दिखते हैं। अब वो जो अलग अलग शेप्स स्टार वगैरह बना रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ स्पेशल शेप इन द एटमॉस्फेयर और इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, एंड कॉन्स्टलेशंस वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। अब ये जो ग्रुप थे ये पुराने ज़माने में लोगों ने बना लिए थे ताकि उनको जो अलग अलग स्टार्स हैं उनके आसमान में पहचान कर पाएँ। एंड द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिजेंबल द ऑब्जेक्ट फेमिलियर टू दीज पीपल। अब क्योंकि ये इन लोगों ने जो आसमान में कुछ ये ग्रुप्स देखे वो उनकी डेली लाइफ की कुछ चीज़ों से मिलते जुलते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें याद करना शुरू कर दिया। एंड यू कैन नाउ ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। फॉर दिस यू शुड नो दैट अ पार्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। अब जैसे रात के समय में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्स्टलेशन देखने को मिलते हैं तो उनका अलग अलग शेप भी होता है, अभी हमें आगे देखें। एंड वन ऑफ सम मोस्ट famous constellations which you can see during the
समर टाइम इज़ द इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज़ उर्सा मेजर। यानी अगर गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा हम देखना चाहें, यानी रात के पहले के समय में, शुरुआती रात में, तो वो कौन सा देखने को मिलेगा? उर्सा मेजर। कब? समर टाइम में। तो ये आपको कॉन्सलेशंस के नाम याद रखने हैं और कौन सा कॉन्सलेशन किस टाइम दिख रहा है वो भी याद रखना है। तो समर टाइम में जो अर्ली नाइट में दिखता है वो क्या नाम है? उसका नाम है उर्सा मेजर। इनके पिक्चर्स में भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर ए में दिखाया कि किस तरह से हमें ग्रेट बियर दिखता है, मतलब इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है कि भालू की तरह। और ये ओरियन का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसियोपिया और ये लियो मेजर, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तार्शी। अब इस उर्सा मेजर के काफ़ी नाम हैं, तो कभी कभी इसको बिग डिपर भी कहा जाता है, ग्रेट बियर भी कहा जाता है जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया, और इसको ही सप्तार्शी भी कहा जाता है, और इसको ही उर्सा मेजर भी कहा जाता है। तो ये 3-4 नेम हैं जो गर्मी में पहले के टाइम पे दिखता है, उसे क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर, बिग डिपर, ग्रेट बियर या फिर सप्तार्शी। एंड देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन। कभी कभी ये पूछ लेता है उर्सा मेजर के अंदर कितने स्टार्स हैं, तो 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं। छोटे छोटे बाकी भी होंगे जो हमको मान लीजिए हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन जो मेजर स्टार्स इसमें जुड़े हुए वो कितने हैं? वो 7 हैं। एंड इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क। और ये हमें इस तरह दिखता है कि कुछ एक या तो बड़ा क्वेश्चन मार्क हो या फिर एक लेडल, मतलब जिसके थ्रू हम कुछ पीते वगैरह हैं। एंड देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बाउल। जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है, तो हमको एक तो बाउल की तरह दिखाई देगा, और बाउल में कितने स्टार हैं? 3, 4, और यहाँ पर पीछे इसके हैंडल में कितने स्टार हैं? 3। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं ये हमें क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह, यानी क्वेश्चन मार्क हमको ये देखने में लगता है। उर्सा मेजर गर्मी के टाइम में रात के पहले समय में दिखता है। In all ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations। यानी अलग अलग कॉन्सलेशन से अलग अलग मेथोडोलॉजी इन्होंने बना ली थी। अब यहाँ पर हम उर्सा मेजर सप्तार्षि के बारे में बात करेंगे। सप्तार्षि has been associated with 7 well-known ancient Indian stages or the rishis as shown in the figure. According to ancient methodology, the several stages who form the Saptarshi preserve the external knowledge of the Vedas, explain it to people in every new age। अब ये जो मतलब इन्होंने कुछ सप्तार्षि यानी उर्सा मेजर के जो 7 स्टार्स थे, उन सब के लिए कुछ स्पेशल नाम रख दिए। इनको नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखें सप्तार्षि ग्रेट मेजर के अंदर कितने स्टार होते हैं? 7। आई हैव हियर्ड दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। ये करें कि मैंने सुना है हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं उर्सा मेजर की मदद से। किस तरह? तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्टिविटी कराई है जिसके थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह आप पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने पिक्चर में दिखाया भी है एक्टिविटी की, कि जो उर्सा मेजर होता है उससे जो सीधी लाइन पास कर रही है, इधर जो दूसरा उर्सा मेजर है उससे जो लाइन पास कर रही है, तीसरा, चौथा, इन सब से जो लाइन मिलकर जो सेंटर में कट करती है उसे क्या कहा जाता है? पोल स्टार। यानी ये पोल स्टार को कट करेगी। इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। और यहाँ तक कि हमें लगता है कि जितने भी तारे हैं वो सब के सब पोल स्टार की चारों ओर मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पोल स्टार कहाँ है? एक्सिस के अराउंड है, तो पोल स्टार तो मूव नहीं करेगा, यानी हमें दिखाई नहीं देगा। मूव तो कर रहा होगा एक्चुअल में, लेकिन वो एक्सिस के अलोंग होने की वजह से हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर कुछ नोट करने की बात है। द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशंस लाइक द उर्सा मेजर मे ऑल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो पोल स्टार है वो सदर्न हेमिस्फीयर पर नहीं दिखाई देता, और कुछ स्टार जो मेजर उर्सा मेजर के जो कॉन्स्टलेशन में हैं वो भी हमको सदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है ओरियन इज़ अनदर वेल नॉन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इन द लेट इवनिंग। यानी जाड़ों के समय में लेट इवनिंग में हम देख सकते हैं। अगला कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है ओरियन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्नीफाइड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इट इज़ ऑल्सो हैज़ 7 और द 8 ब्राइट स्टार्स। इसके अंदर भी 7 से 8 स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? ओरियन के अंदर। और ये भी आपको याद रखना है। एंड कहाँ पर ये कब दिखता है? विंटर के टाइम लेट नाइट में दिखाई देता है। जिस तरह से हमने उर्सा मेजर को देखा था वो गर्मियों के समय में दिखता था। एंड द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर।
और जो तीन बीच के स्टार्स होते हैं वो हंटर की बेल्ट दिखाते हैं एंड द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और बाकी 4 बचे हुए एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। एंड द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, और स्टार का सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? सीरियस, ये भी आपको याद रखना है। इन स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, और ओरियन के पास में ही सीरियस प्रेजेंट होता है। सीरियस का है सबसे ज़्यादा तेज चमकने वाला तारा। टू लोकेट सीरियस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल 3 मिडिल स्टार ऑफ द ओरियन, और ओरियन की जो 3 मिडिल स्टार है उनसे एक लाइन पास करेंगे हम, तो वो कहाँ से पास करती हुई जाएगी? सीरियस से, यानी इस तरह हम सीरियस को लोकेट कर सकते हैं। लुक अलोंग द लाइन टुवर्ड द ईस्ट एंड दिस लाइन विल लीड टू द वेरी ब्राइट स्टार कॉल्ड सीरियस। जैसे यहाँ पर इन्होंने नीचे दिखाया है कि जो मिडिल वाले, हमने क्या कहा, ओरियन के पास कितने 7 से 8 स्टार हैं, 3 बीच में मिडिल होते हैं और बाकी 4 से 5 क्या करते हैं? क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जब मिडिल वाले से हम एक लाइन पास करते हैं तो वो एक स्टार, जो ब्राइटेस्ट स्टार है आसमान का, सीरियस जिसे कहा जाता है, उससे पास करती है। तो इस तरह हम सीरियस को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कॉन्स्टलेशन वो है कैसियोपिया, अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नदर्न स्काई। ये कहाँ पर होता है? नॉर्दर्न स्काई में, एंड इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये विंटर में अर्ली नाइट पार्ट में दिखाई देता है। एंड इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम, और ये हमें कुछ तिरछे डब्ल्यू या एम की तरह दिखाई देता है, यानी कुछ बिगड़े हुए डब्ल्यू या फिर एम की तरह दिखाई देता है। डिड यू नो अ कॉन्स्टलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टलेशन के पास सिर्फ 5 से 10 तारे नहीं होते हैं। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टार्स, हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन विद आवर नेक्ड आइज। इसके पास तारे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट स्टार्स ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा चमकते हैं, जो हमको देख पाते हैं। एंड ऑल द स्टार्स विच मेक अप कॉन्स्टलेशन आर नॉट इन द सेम डिस्टेंस, क्योंकि सभी तारे जो हैं वो सब बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, तो कोई ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, कुछ कोई कम। एंड दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ द साइट इन द स्काई। अब वो सिर्फ और सिर्फ बराबर, ऐसा नहीं है कि सबके सब बराबर दूरी पर होंगे, बस ऐसा है क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ साइट पे हमें दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमने उनको कुछ कॉन्स्टलेशन में बांट लिया है। अब यहाँ पर हमें सोलर सिस्टम दिखाया गया है किस तरह से। पहला सन है, सन के चारों ओर क्या है? मरकरी, ये नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सन के पास में कौन है? मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ओरेनस एंड देन नेपट्यून। नेपट्यून को माना जाता है 2008 से लगभग ये गायब हो गया है। तो अब हम पूरा पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है चैप्टर का, और मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी सन और उसके चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट, हमने क्या कहा, सन के चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट घूम रही है उन्हें क्या कहा? सेलेस्टियल बॉडी। तो सन और सेलेस्टियल बॉडी सब जो आपस में एक दूसरे के अराउंड घूम रही हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एस प्लैनेट्स, और इस सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? प्लैनेट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मीटेराइट्स आते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे मीटर्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स कौन कौन हैं, क्या क्या हैं ये। एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम मूविंग अराउंड ईच अदर। अब ये जो मेन चीज़ है, कोई कहे कि फोर्स कौन सा है सोलर सिस्टम को मेंटेन करने में, तो जो फोर्स उन सबको बनाए रख रहा है वो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, यानी ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन फोर्स। एंड द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि अर्थ जो है सन के चारों ओर मूव करती है, तो ये भी एक सोलर सिस्टम का मेंबर है। इट हैज़ अ प्लैनेट अराउंड, देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, और अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट हैं जो सन के चारों ओर मूव करते हैं। एंड द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये नाम आपको याद रखने हैं। आई हैव रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो सही बात है, पहले 9 थे, लेकिन अभी जो नेपट्यून है वो गायब हो गया है, तो प्रेजेंटली 8 बचे हैं। डिड यू नो टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स, तो लगभग 2006 तक कितने थे? कहीं कहीं 8 भी कहा जाता है, तो 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन प्लूटो जो था तो उसके बाद वो गायब हो गया नेपट्यून के बाद, तो अब हम नेपट्यून तक सिर्फ काउंट करते हैं। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अडॉप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट, प्लूटो डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन, इट इज़ नो लॉन्गर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी इन्होंने एक डेफिनेशन बना रखी है कि कोई भी जो प्लैनेट है अगर कुछ टाइम तक हमें दिखाई देता है, यानी इस पीरियड के बीच में दिखाई देता है, तो हम उसको प्लैनेट मानेंगे, अदरवाइज नहीं। तो प्लूटो जो है वो हमें उस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको निकाल दिया गया है, तो प्रेजेंटली हम 8 मानते हैं। नेक्स्ट आता है द सन, सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द, सबसे पास का जो तारा है वो कौन है? सन है, जो हमारे पास है। तो सन भी क्या है? एक स्टार है, ये आपको याद रखना है। एंड इज द कॉन्टिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट, एंड सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, और अर्थ पर जितनी भी एनर्जी है उस सब का कहीं ना कहीं सोर्स कौन है? सन। एंड इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द
हीट एंड लाइट ऑन द फॉर ऑल प्लैनेट्स, और जितने भी प्लैनेट उन सब के लिए हीट और लाइट का सोर्स कौन है? सन ही है। अब आता है प्लैनेट्स। द प्लैनेट लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, दे मेयरली रिफ्लेक्ट सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्लैनेट जो है हमें देखने में तो किस तरह लगते हैं? स्टार की तरह लगते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, यानी लाइट को इमिट नहीं करते हैं, खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लैनेट और स्टार्स के बीच में। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम द स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयर द प्लैनेट डू नॉट। तो आपको ये भी याद रखना है, तो जो स्टार हैं वो ट्विंकल करते हैं और जबकि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार, और जो प्लैनेट है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहती हैं स्टार्स के रेस्पेक्ट में। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनिट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और जो भी प्लैनेट है वो अर्थ के चारों एक डेफिनेट पाथ में मूव करता है, और इन पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। तो ये याद रखना है आपको, ऑर्बिट की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो हर प्लैनेट अर्थ सन के चारों ओर एक डेफिनेट पाथ में मूव करता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। एंड द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और अपने ऑर्बिट के मूव करने में एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगा जाता है उसे कहा जाता है क्या? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो टाइम बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सन है, उसके पहले चक्कर लगाने में कम डिस्टेंस है, फिर ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, यानी जितनी दूर जाते जाएंगे टाइम भी बढ़ता जाएगा। आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब ये कह रहे हैं कि जो भी प्लैनेट्स मैं सोचती हूँ कि जो मूव कर रहे हैं चारों ओर, आपस में टकराते क्यों नहीं है? वो टकराते इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक डेफिनेट पाथ ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। Besides revolving around the sun, a planet also rotate around its own axis। अब ये कह रहे हैं जो भी प्लेनेट है वो सन के चारों ओर तो मूव कर ही रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस के चारों ओर भी मूव करता है। जिस तरह से लट्टू को देखें तो ये अपनी चारों ओर तो मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ता रहता है, गोल गोल चक्कर बना देता है ज़मीन पर भी, आप देखेंगे तो इसी तरह से प्लैनेट्स का भी होता है, ये खुद के चारों ओर भी घूम रहे हैं, यानी खुद की एक्सिस के चारों ओर भी और सन के चारों ओर भी। सम प्लैनेट्स नॉन टू हैव मून्स एंड सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड देम। और कुछ प्लैनेट के पास उनके खुद के चांद होते हैं जो उनके चारों ओर मूव करते हैं, या सैटेलाइट्स होती हैं। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। और कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर मूव करती है उसे क्या कहा जाता है? सैटेलाइट। मान लीजिए जैसे पहले सेलेस्टियल बॉडी है मान लीजिए अर्थ, और इसके चारों ओर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे मून मूव कर रहा है, तो हम मून को क्या कहेंगे? मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो याद रखना है मून क्या है? एक सैटेलाइट है, किसकी? अर्थ की। एंड अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन। इस तरह से क्योंकि सन के चारों ओर कौन मूव कर रहा है? अर्थ, तो हम कह सकते हैं जो अर्थ है वो सन की एक सैटेलाइट है। और क्योंकि अर्थ के चारों ओर मून मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं मून क्या है? एक सैटेलाइट है, किसकी? अर्थ की। The earth revolve around the sun. Does it make earth a satellite of the sun? We use the satellite for the bodies revolving around the planets. Moon is a satellite of the earth। ये कहने कि जो भी प्लेनेट के चारों ओर मूव करने वाली बॉडी है हम उनको क्या कह देते हैं? सैटेलाइट कह देते हैं। तो इस तरह से जो मून है वो अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एंड देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अर्थ के चारों ओर मूव कर रही हैं, यानी हमने खुद बनाकर उनको भेजा है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है। अभी हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, यानी एंशिएंट इंडिया पुराने ज़माने में जो इंडिया के अंदर कौन कौन सी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर एस्ट्रोनॉमी में हुई थी। द प्रैक्टिस ऑफ द एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड इन ऋग वेदास विच वाज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स एगो। यानी इंडिया के अंदर जो एस्ट्रोनॉमी है वो अबाउट ऋग वेदा के अंदर लिखी हुई है, जो लगभग 4000 साल पहले लिखी गई थी। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एस्ट्रोनॉमी। वन ऑफ द वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्टा। ये कह रहे हैं बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर इंडिया से बने हैं, जिसमें एक ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है आर्यभट्टा का। द वर्क ऑफ आर्यभट्टा ऑन द एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग ऑफ आर्यभट्टिया। यानी उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टिया, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ही रोट इट इन 499 CE एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज रोटेटेड स्टेटेड बाय द आर्यभट्टा इज क्लोज टू प्रेजेंटली नॉन वैल्यू। और आर्यभट्टा ने लगभग 499 CE पहले अर्थ के जो डायमीटर वो बता दिया था, जो प्रेजेंट वैल्यू जो हम अब टेक्नोलॉजी के थ्रू बता पाए हैं उसके ऑलमोस्ट बराबर बैठा है। एंड डिगस रिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट द अर्थ इज अ अचाला इमूवेबल, आर्यभट्टा स्टेटेड दैट द अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब जैसे क्योंकि पहले के ज़माने में माना जाता था कि जो अर्थ है वो अचल है, यानी मूव नहीं कर रही है, लेकिन आर्यभट्टा ने कहा था कि अर्थ अपनी जगह पर मूव कर रही है। ही एस्टिमेटेड अबाउट
द सिडरल पीरियड ऑफ अर्थ एस 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड। और उन्होंने जो टाइम पीरियड अर्थ का बताया था वो बताया था उन्होंने कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड लगते हैं, विच इज़ वेरी क्लोज टू द प्रेजेंटली नोन वैल्यू। और ये वैल्यू भी जो हमें अब सही वैल्यू पता चली है उसके काफ़ी नज़दीक बैठी है। एंड ही करेक्टली स्टेटेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्ट। उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो भी मून और प्लैनेट हैं वो सब चमकते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो लाइट को कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ही ऑल्सो गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द सोलर एंड द ल्यूनर इक्लाइप्स। और उन्होंने ही साइंटिफिक रीज़न बताया कि क्यों सोलर इक्लाइप होता है, क्यों लूनर इक्लाइप होता है। फिर उन्होंने बताया कि जब शैडो बनता है तब हमको ये सब देखने को मिलता है। इट कॉजेज द लूनर इक्लाइप व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब शेडो मून का पड़ता है अर्थ पर, इट कॉजेज द सोलर इक्लाइप। एंड द आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। यानी आर्यभट्टा ने बहुत पहले ही बता दिया था कि सन के और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, और वो लगभग जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली है उसके आसपास ही बैठती है। अब जो पहला प्लेनेट आता है यानी सन के सबसे पास वाला, वो है क्या, मरकरी, और इसको बुध भी कहा जाता है हिंदी में। द प्लैनेट मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन एंड इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने। अर्थ सन के सबसे पास वाला है, सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। अब क्योंकि ये सबसे पास वाला है तो इसको देखना बहुत मुश्किल होता है। एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। ये सन की जो रोशनी है उसके चारों ओर ही हमको दिखता नहीं है, मतलब उसमें ही कहीं घूम रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड जस्ट before sunrise or the just after sunset near the horizon, so it is only visible only at the places where trees buildings do not obstruct the view of the horizon. Mercury has no satellite of its own। अब मरकरी के पास कोई इसकी खुद की सैटेलाइट नहीं है। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या, सन के सबसे पास है, सबसे छोटा है, सबसे गर्म है, हॉटेस्ट है, क्योंकि सन के सबसे ज़्यादा पास है तो सबसे ज़्यादा गर्मी भी होगी, और विजिबल सही से नहीं होता है, और सुबह और शाम के टाइम पर होरिजन के अलोंग हम देख सकते हैं, और इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। जो अगला है वो है वीनस, इसको शुक्र भी कहा जाता है। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लेनेट, यानी पृथ्वी के सबसे करीब वाला जो प्लेनेट है वो है वीनस, जिसको शुक्र कहा जाता है। एंड इट द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई, और आसमान के अंदर सबसे पास वाला तारा और सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन है, वीनस। एंड समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर द सनराइज, और सूरज निकलने से पहले ईस्टर्न स्काई में ये हमको देखने को मिलता है। समटाइम्स इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और कभी कभी वेस्टर्न स्काई में भी हमें सूरज के छिपने के जस्ट बाद दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज ऑफ्टन कॉल्ड मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार। ये वर्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैसे कहा जाता है। इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ये भी अभी हम देखेंगे। तो ये इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार। हालांकि ये स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि ये सुबह और शाम में हमको देखने को मिलती है। ट्राई टू लुक एट वीनस इन द नाइट स्काई। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, और वीनस पर भी इसका खुद का कोई सैटेलाइट या फिर मून नहीं है। रोटेशन ऑफ द वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज सम what unusual, it rotate from east to west while the earth rotates from west to east। ये कह रहे हैं ये खुद ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, और जबकि अर्थ किस तरह रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, यानी इसका जो मोशन है वो अर्थ के जस्ट अपोजिट है। डज इट मीन दैट द वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सन इन द सेट। तो सही बात है। अब क्योंकि ये उल्टा मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो सूरज है वो कहाँ पर वेस्ट में निकलेगा और छिपेगा किधर, ईस्ट में छिपेगा, क्योंकि जब मोशन ही अपोजिट हो गया है। इफ़ यू ग्लांस get a chance to try to observe Venus through a telescope, you will observe that the Venus show faces just like a moon। अब वीनस भी जो है वो फेसेस दिखाता है जिस तरह से चांद दिखाता है जब आप देखने की कोशिश करेंगे टेलीस्कोप से। तो अब नेक्स्ट जो प्लेनेट आता है वो है अर्थ, हमारा हरा भरा पृथ्वी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच द लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। और ये अकेला तारा है, यानी अकेला प्लानट है जो जहाँ पर लाइफ अभी तक एग्जिस्ट है। कहीं और भी हो सकती है लेकिन अभी जहाँ तक हमें पता चला है वो है अर्थ। एंड द सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एंड कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ। अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंडीशंस हैं वो ये है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट होना, एंड दीज आर इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और एकदम सही जगह पर है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। बाकी स्टार्स पे क्या है, जैसे मरकरी पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या फिर हम दूर जाते जाएंगे अर्थ से तो जितना सन से दूर जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, लाइट कम पहुँचेगी तो वहाँ पर जाड़ा जब बहुत रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड इंक्लूड जस्ट, मतलब वही कह रहे हैं कि, और अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्थ पे, यहाँ पर ओजोन लेयर का होना। ओजोन क्या करता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, लेकिन बाकी एटमॉस्फेयर पे ऐसा कुछ भी नहीं है।
फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लाइट मास ऑन इट्स सरफेस। अब अगर हम देखते हैं अर्थ को स्पेस से तो हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है, ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। ब्लू ग्रीन क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है वाटर सरफेस से और उसके लैंड सरफेस से, तो हमें ये ग्रीन ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मोशन प्लान ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव नहीं करती है, थोड़ी सी तिरछी होकर मूव करती है। टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन ऑन अर्थ, उसकी टिल्टिंग ही रेस्पॉन्सिबल है सीजन होने के लिए। एंड द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, और अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक मून है। अब जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है वो है मार्स। मार्स को मंगल भी कहा जाता है। द नेक्स्ट प्लेनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स, यानी अर्थ के बाहर वाले ऑर्बिट में सबसे पहला जो प्लेनेट था वो है मंगल, मार्स। और यहीं पर अभी जैसे हम देख भी सकते हैं जो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर को खोजा जाए, क्योंकि लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करने के काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। एंड स्लाइटली रेडिश देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट, और क्योंकि इसका जो कलर है वो लाल तरह का दिखता है तो इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, उसके पास 2 प्राकृतिक छोटी सैटेलाइट प्रेजेंट हैं। मंगलयान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ऑन नवंबर 5, 2013। 5 नवंबर 2013 को इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसने क्या किया था, एक मंगलयान को लॉन्च किया था जो सक्सेसफुली लैंड किया गया था इसके ऑर्बिट पर, ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन द सितंबर 24, 2014 में। एंड विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और ये पहली कंट्री बन गई थी इंडिया जिसने ये मतलब अपने मंगलयान को इसके ऑर्बिट में फिक्स कर दिया था पहले ही अटैम्प्ट में। नेक्स्ट प्लेनेट आता है जुपिटर, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है। जुपिटर द लार्जेस्ट, आपको ये याद रखना है, लार्जेस्ट प्लेनेट पूछेगा जुपिटर। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 टाइम्स अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जायंट प्लेनेट। ये इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ को रख सकता है अपने अंदर, यानी इतना बड़ा एरिया है। और इसका वजन लगभग 318 गुना है अर्थ के वजन के मुकाबले। एंड इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और अपनी एक्सिस पे बहुत तेज़ी से मूव करता है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, और इसके पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जैसे अर्थ के पास सिर्फ एक है, इसके पास बहुत ज़्यादा हैं। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, और इसके पास बहुत सारी फेंट हल्की हल्की रिंग्स हैं। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, क्योंकि आसमान में काफ़ी चमकदार हमको दिखाई देता है, हम इसको देख भी सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से। यू आर फेमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ये कह रहे हैं कि आप अर्थ के इक्वेटर से काफ़ी फेमिलियर हैं। एंड द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन, और जो इक्वेटर का प्लेन होता है अर्थ का उसे इक्वेटोरियल प्लेन भी कहा जाता है। एंड द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, और वो प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड, और अर्थ के चारों ओर जिस और प्लेन में वो मूव करती है उसे अर्थ ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये क्या है, अर्थ ऑर्बिटल प्लान, ये नॉर्थ साउथ, और ये डिग्री ऑफ रोटेशन कितनी डिग्री पर ये टिल्टेड है, तो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। जुपिटर एंड 4 लार्ज सैटेलाइट, यानी जुपिटर के पास कितनी 4 बड़ी सैटेलाइट हैं और छोटी छोटी भी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आई हैव एन आइडिया इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन अकोमोडेट अबाउट 1300 पीस देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर। यहीं पर ये वही बता रहे हैं कि जो जुपिटर का साइज है वो लगभग 1300 गुना बड़ा है अर्थ के मुकाबले। अब जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है वो है सैटर्न। सैटर्न को शनि भी कहा जाता है। बियॉन्ड जुपिटर इज अ सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर विच मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम। अब क्योंकि ये येलो कलर का होता है तो ये एकदम यूनिक दिखाई देता है सोलर सिस्टम में, और इसके पास ब्यूटीफुल रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। सैटर्न के पास ब्यूटीफुल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, किसकी वजह से, इसके पास जो सैटेलाइट मूव कर रही है उनकी वजह से। एंड दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज, यू कैन ऑब्जर्व दैम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, और इसके पास भी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट प्रेजेंट होती हैं। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग द ऑल द प्लैनेट, इट डेंसिटी इज लेस देन द वाटर। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको याद रखना है सैटर्न के बारे में ये है कि जो इसकी डेंसिटी है वो बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत कम है, और इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। बाकी प्लैनेट में बहुत कम है और अर्थ के मुकाबले, और यानी पानी की भी कम है इसकी डेंसिटी। यूरेनस एंड नेपट्यून, दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी जो प्लैनेट है वो यूरेनस एंड नेपट्यून। एंड दीज कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप, और इनको बड़े टेलीस्कोप से ही सिर्फ देखा जाता है। वीनस यूरेनस ऑल्सो
रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और वीनस और यूरेनस दोनों के दोनों ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। एंड द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द यूरेनस इज दैट इट हाईली टिल्टेड रोटेटेड एक्सिस। और जो सबसे मोस्ट फीचर है, मोस्ट कॉमन रिमार्केबल फीचर है यूरेनस का, वो ये है कि अपनी एक्सिस से बहुत ज़्यादा टिल्टेड होकर मूव करता है। एज अ रिजल्ट इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड, और ये इसलिए ऐसा लगता है कि ये अपनी साइड पर मूव कर रहा हो। द फर्स्ट फोर प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर टू द अर्थ सन देन द अदर फोर प्लैनेट्स एंड दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। अब क्योंकि अर्थ के जो बिल्कुल पास वाले तारे हैं, प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चार क्योंकि सन के काफ़ी पास हैं तो इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, और बाकी के जो चार प्लैनेट हैं उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वो सन से काफ़ी दूर हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हमने देख लिया स्टार, देख लिया सन, देख लिया मून, देख लिया प्लैनेट्स देख लिए। अब हम देखने वाले हैं कि सोलर सिस्टम के बाकी पार्ट कौन है। तो अब हम देखने वाले हैं बाकी सिस्टम्स के बारे में जो सोलर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। There are some other bodies which revolve around the sun. They are also member of the solar system. Let us learn about them. ये कह रहे हैं कि जो अभी हम पढ़ चुके हैं सन, मून एंड प्लैनेट्स और बाकी स्टार्स के बारे में, इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन है अब इसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहले क्या है, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? देर आर अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो बड़ा गैप है, उन दोनों के बीच में बहुत सारी बॉडीज, ऑब्जेक्ट मूव करते रहते हैं। एंड दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। और मार्स और जुपिटर के बीच में जो मूव करते रहते हैं उन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। एंड द एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। और एस्टेरॉइड्स को सिर्फ बड़े टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कॉमेट्स। एंड द कॉमेट्स आर द लार्ज मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी हमारे सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो मूव करते हैं वो क्या हैं, कॉमेट्स हैं। एंड देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। अब क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर होते हैं तो इनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड द कॉमेट अपीयर्स जनरली अ ब्राइट हेड with a long tail, and the length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of the comet is always directed away from the sun. अब ये जो कॉमेट्स होते हैं वो हमें क्या करते, ब्राइट दिखाई देते हैं क्योंकि इसका जो हेड है वो ब्राइट दिखाई देता है और उसकी टेल जो है वो इसके मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पर जो मार्स और जुपिटर के बीच का स्पेस है यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो स्पेस है ये भरा होता है किसके थ्रू, एस्टेरॉइड्स के थ्रू। ये क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक पोजीशन दिखाई है कॉमेट की कि किस तरह से वो मूव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक इसका ये हेड पोर्शन है और बाकी ये क्या है, ये टेल पोर्शन है। ये टेल पोर्शन है और ये हेड पोर्शन है। अब नेक्स्ट क्या है, मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। वन सच कॉमेट इज हेलेज कॉमेट। यानी बहुत सारे कॉमेट ऐसे होते हैं जो पीरियडिकली आते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो हेले कॉमेट है जो लगभग 76 साल में देखने को मिलता है एक बार। एंड इट वाज लास्ट सीन इन 1986। और ये पिछली बार 1986 में दिखा था। तो अभी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगली बार कब दिखेगा, तो इसमें 76 ईयर्स हम जब जोड़ देंगे तो अगली एज आ जाएगी किस टाइम दिखने वाला है। सुपरपोजिशन अबाउट द सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट्स। यानी कॉमेट्स के बारे में कौन कौन से सुपरस्टिशंस हैं। सम पीपल थिंक दैट द कॉमेट आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर्स सच एज वार, एपिडेमिक एंड फ्लड्स। कुछ लोग क्या समझते हैं कि जो कॉमेट्स आ रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को चेतक होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि जैसे वार होने वाला है या एपिडेमिक्स आने वाला है या फिर फ्लड आने वाला है। बट दीज आर ऑल मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। लेकिन जितने भी ये सब हैं ये क्या है, मिथ हैं। अपीयरेंस ऑफ कॉमेट इज अ नेचुरल फेनोमेनन, वी हैव नो रीजन टू अफ्रेड ऑफ इट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मेटियर्स एंड मेटियोराइट। तो अभी हम देखने वाले मीटियोर्स और मेटियोराइट्स क्या क्या हैं। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर। जब रात साफ हो और यहाँ पर चांद नहीं होता है, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई एंड दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, दे आर कॉल्ड मेटियोर्स। ये कहने कि जब रात के समय में अगर कभी चांद नहीं दिख रहा होता है तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि कभी कभी कोई चमकता हुआ, ऐसा लगता है कि गिरता हुआ तारा, जैसे हमने सुना था कि ये गिरता हुआ तारा, तो वो गिरता हुआ तारा नहीं होता है, उसी को मीटियोर्स कहा जाता है। हालांकि ये तारा नहीं होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, कुछ बॉडी जो चमकती हुई गिरती हैं उनसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं और यही मीटियोर्स होते हैं। एंड अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और ये कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं, यानी ऊपर से गिरते गिरते जलती हुई आती हैं
और कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाती हैं। एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी हाई स्पीड, और क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब बढ़ती हैं, आती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एंड द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उससे घर्षण की वजह से इनमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जलना शुरू कर देती हैं, बहुत जल्दी से जल जाती हैं। अब इसी की वजह से जो है ये बहुत कम समय के लिए हमें दिखाई देता है, मतलब ये जल के एकदम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मीटेओर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। अब वो बड़े साइज़ के होंगे तो पूरे जल नहीं पाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत नीचे तक आ जाते हैं, और कुछ तो इतने बड़े भी होते हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाते हैं यानी पूरे नहीं जल पाते, उन्हें क्या कहा जाता है? मीटेओराइट। तो मीटियोर और मीटेओराइट में यही फ़र्क है। मीटेओराइट ऐसी बहुत बड़ी बॉडी होती हैं जो एटमॉस्फेयर में भी नहीं जल पाती हैं, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं। एंड मीटेओराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। और ये मेटेओराइट्स ही मदद करते हैं साइंटिस्ट को ये पता लेने में, लगाने में कि जो यहाँ से ये आई है बॉडी, वो कब से और किस चीज़ से बना हुआ है। मेटियर शावर, व्हेन द अर्थ क्रॉसेज द टेल ऑफ द कॉमेट, वार्म्स ऑफ द meteors आर सीन। तो जब अर्थ जो है वो क्रॉस करती है इन कॉमेट्स के टेल को, तो मीटियर्स के शार्म्स देखने को मिलते हैं। एंड दीज आर नोन एज द मीटियर शावर, और इन्हीं को मीटियर शावर भी कहा जाता है। सम मीटियर शावर अकर एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर, और कुछ मीटियर शावर ऐसे होते हैं जो हर साल एक निश्चित समय पर होते हैं। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ दीज अपीयरेंस फ्रॉम द साइंटिफिक मैगजीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। जैसे हमने देखा था कि ऐसी बॉडी जो दूसरी के बॉडी के चारों ओर मूव करती हैं, उन्हें क्या कहा हमने? सैटेलाइट। अब जो हम बनावटी अपने हाथ से बनाकर भेज रहे हैं दूसरी बॉडी, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। You must have heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the Earth. You might wonder how artificial satellites are different from the natural satellite. The artificial satellites are man-made. यहाँ पर जो artificial satellite होती है कैसी होती है? Man-made होती है। And they are launched from the Earth surface and they revolve around the Earth much closer than the Earth natural satellite. अब ये जो अर्थ के चारों ओर अर्थ के बहुत पास में मूव करती हैं एज कम्पेयर टू जो नेचुरल सैटेलाइट होती हैं। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, यानी इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आर्यभट्टा कौन सी थी? पहली इंडियन सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी। दूसरी जो इंडियन सैटेलाइट है वो इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एडुसेट, ये कुछ नाम हैं जो इंडियन सैटेलाइट्स भेजी गई हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल अप्लायंसेज, दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नलिंग। यानी इनके बहुत सारे फंक्शनिंग होते हैं, जैसे जो फोरकास्टिंग वेदर होती है टेलीविज़न में, रेडियो सिग्नल्स में, इन सब में क्या होता है? इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। और टेली कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग में भी इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। यहाँ पर कुछ इंडियन सैटेलाइट्स की पिक्चर दी हुई है। यहीं पर हमारे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। आप पढ़ते रहिए और कुछ क्वेश्चन इसके लगाइए, और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।